नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल चैंपियन लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। मैं अभिजीत पांडे आप सभी को जीएस का संपूर्ण अध्ययन करा रहा हूं। आज इसका चतुर्थ दिवस है, तो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आज जो है सो गजब होने वाला है। आप सब सिर्फ हमारे साथ एक्टिव रहें और साथ चलें। इस वीडियो में जो है सो आज गजब होने वाला है। आप सिर्फ देखते रहिए, इस वीडियो में गजब होने वाला है, इतना ही आप समझिए। और आगे जो है ये वीडियो लंबा होगा, लंबा है, लेकिन आप इसे अंत तक देखें और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे खगोल विज्ञान में हम लोग देखे थे ब्रह्मांड को। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी को देखें। उसके बाद हम लोग देखें तारा का उत्पत्ति, तारा की रचना, गैलेक्सी को देखें। उसके बाद जो है ब्लैक होल को देखें, प्रकाश वर्ष को देखें और खगोलीय एकक को देखें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है सो मुख्य तौर पर सौरमंडल को देखेंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुओं जो रात के समय हमें दिखाई पड़ती है, आसमान में चमकती रहती है, ठीक है। तो ये जो है सो खगोलीय पिंड कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक ज्ञान हम लोग देखते हैं। तो सूर्य दिन में चमकता है, ठीक है। सूर्य दिन में चमकता है, रात में नहीं चमकता है, और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है। परंतु सूर्य के बाद संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा है, ठीक है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले हमें दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, मगर इन टिमटिमाती वस्तुओं में कुछ की टिमटिमाहट अलग तरीका से हमें दिखाई देता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार में दिखाई पड़ता है। विभिन्न समय पर अलग अलग आकार में दिखाई पड़ता है। पूर्ण चंद्र को एक महीने में सिर्फ एक ही बार हम लोग देख सकते हैं, और वो रात को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। वो रात को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के पश्चात इस परिस्थिति में बदलाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसको हम अमावस्या भी कहते हैं, नए चंद्रमा की रात्रि भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अमावस्या की रात का जो है तभी अवलोकन हो सकता है जब आसमान साफ हो। हाँ, हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं जो होती है तो हमें दिखाई नहीं देती है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो हमें रात में दिखाई पड़ते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है,
ठीक है। हमारी पृथ्वी जो है तो एक खगोलीय पिंड का भाग है। ठीक है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। हाँ, सब अलग अलग समूह में बटे हुए। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं सो बड़े आकार के साथ साथ बहुत गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ये जो है सो गैसों से बने होते हैं। इनके पास जो है सो अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे ये निरंतर उत्सर्जित करते रहते हैं। हाँ, इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जो हम लोग कल बात किए थे, सूर्य भी एक तारा है। हम लोग कल देखे थे सूर्य भी एक तारा है। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो रात के समय हमें दिखाई पड़ते हैं अनगिनत तारे, वो सूर्य के समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हमें अधिक एकदम छोटे छोटे पिंड के रूप में हमें दिखाई देते हैं। हम लोग देखते हैं कि हवाई जहाज भी हमें ऊपर जब होता है तो बहुत छोटे छोटे भाग में दिखाई दे, बहुत छोटा आकार में हमको दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हमें तारा भी बहुत दूरी होने के कारण छोटे छोटे आकार में हमें दिखाई देता है। ठीक है। रात्रि के समय आसमान में तारों विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती है। रात्रि के समय जो है ना सो आसमान में तारों जो है सो विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां के रूप में हमें दिखाई देता है। इसे ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल इसे ही कहते हैं। बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल लिटिल बियर या सप्तऋषि है। सप्तऋषि किसे कहते हैं? सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत। ठीक है। यह 7 तारों का समूह है। ये जो सप्त ऋषि है ये 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल ऊर्जा मेजर या बिग बियर का भाग है। और प्राचीन काल में जो है ना सो लोग दिशा का निर्धारण भी तारों की सहायता से ही करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ही हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमेशा एक ही जगह पे रहता है। हम जो है सो सप्त ऋषि के सहायता से ध्रुव तारा को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं सप्त ऋषि के सहायता से। कुछ खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो तारों की सहायता से अपने और प्रकाश को पाता है। ठीक है। तो इसे ही ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं। तो ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। ये जो है ग्रह जो है तो सूर्य की परिक्रमा करता है, एकदम परिक्रमा करता है सूर्य की। ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। अब ग्रह इसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? प्लैनेट। तो प्लैनेट कहां से आया? प्लैनेट शब्द जो है सो कहां से आया? प्लैनेट शब्द जो है सो ग्रीक भाषा के हैं, जिसे प्लेनाइट शब्द से बना है। ये जो है ना सो प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो है सो परिभ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। ठीक है। इतना तक समझ गए। अब हम लोग आते हैं सौरमंडल की तरह। सूर्य सब लिखाएंगे, सब लिखाएंगे, अभी सिर्फ आप लोग समझिए। ठीक है।
सब एक एक करके सब लिखाएंगे, आप लोग सिर्फ अभी समझिए। हम लोग अब आते हैं सौर मंडल की तरफ। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे ध्रुव तारा के अंदर आया, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, उल्काश, ठीक है, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया जो है सो सूर्य है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। एक मुखिया हर जगह ही होता है, मुखिया जो है हर जगह ही होता है। हमारे घर में भी एक मुखिया है, मुखिया जो है, गांव में भी मुखिया है, देश में भी एक मुखिया के रूप में जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो हमारे सौर मंडल में भी एक मुखिया है जिसे सूर्य कहते हैं। तो सूर्य जो है सो सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौर मंडल का केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य का जो है ना खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा एकमात्र साधन है, ठीक है ना। सूर्य जो है सो प्रकाश एवं उष्मा का सौर मंडल के लिए एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस इसलिए हम लोग नहीं करते हैं कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है सो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है तो सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। सूर्य जो है ना सो ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। अब हम लोग देखते हैं ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार कौन कौन है? सूर्य के दूरी के अनुसार कौन कौन है? तो सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रह जो हैं, पहले था 9 गो ग्रह, लेकिन सब बताएंगे, लेकिन उसको जो है सो 2006 ईस्वी में जो है सो उसे बोने ग्रह के रूप में रखा गया है। तो सब हम लोग सब समझाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, आप जो है सो तस्वीर में देखिए कौन सा है, कौन कौन से है ग्रह। सूर्य के बाद का बुध ग्रह जो है सो कहाँ पे है? यहाँ पे तस्वीर में देखिए ना सब, हाँ वो बोला, हाँ। और अंतिम में कौन सा ग्रह है दूरी के अनुसार? उसके बाद जो है सो प्लूटो ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध ग्रह आता है, उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र ग्रह, उसके बाद हमारा पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल ग्रह आता है, उसके बाद बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, जिसके बाद यूरेनस आता है, एवं उसके बाद नेपच्यून आता है, ठीक है। आकार के अनुसार ये हुआ दूरी के अनुसार, लेकिन जब हम आकार के अनुसार हम इसको जब ग्रह को सबसे बड़े से छोटे क्रम में जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो है सो बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी कितना नंबर में आया? 5वां नंबर में। पृथ्वी 5वां नंबर में। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद हमारा बुध है। ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार, ग्रहों को
आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह के रूप में हम लोग बांट कर देखते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह में रखा गया है। ठीक है, ये जो है सो ये आंतरिक ग्रह हैं, ये सूर्य से नजदीक हैं। ठीक है, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी बहुत है। हाँ, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर में स्थित है, आकार में बड़े हैं तथा गैसों से बने हैं। ये जो है ना सो आकार में बड़े हैं तथा गैसों से बने हैं, और गैस से बने होने के कारण ये बहुत ही हल्के हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य पर चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो हैं सो दीर्घवृत्ताकार है, ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो है सो कक्षा कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग सुने होंगे ग्रहण। आप लोग सुने होंगे ग्रहण। इसके पहले जो हम बताएं आपको, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल और यूरेनस, नेपच्यून सबको एक एक रूप में देखेंगे। सबको हम एक एक रूप में देखेंगे, अलग अलग देखेंगे। जैसे बुध को हम अलग देखेंगे, पृथ्वी को अलग देखें, मंगल को अलग देखें, नेपच्यून को अलग देखें, प्लूटो को अलग देखेंगे, सबको हम अलग देखेंगे। बस आप लोग हमारे साथ साथ चलते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हमें बताने में भी खुशी मिलेगा। तो हम लोग सुने हैं कि ग्रहण क्या है? ग्रहण खगोलीय घटना है। हम लोग साफ साफ देखते हैं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था में, पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसके कारण जो है सो चंद्रमा पर छाया, इसके कारण जो है तो चंद्रमा वाला छाया भाग हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, और जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ने लगती है। मतलब जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ठीक है, इसके कारण सूर्य की आंशिक या भारी जो है सो भाग हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मतलब सूर्य जब चंद्रमा बीच में आता है तो हमें सूर्य का जो है सो भाग जो है सो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जो है सो चंद्र ग्रहण जो है सो पूर्णिमा के दिन होती है, और सूर्य ग्रहण जो है सो अमावस्या के दिन होती है। अब हम लोग देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों तथा ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो हैं सो खगोलीय पिंड जो हैं सो अंतरिक्ष में
चारों ओर ग्रह के समान घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसे हम देखेंगे, पूरा विस्तार रूप से इस सबको देखेंगे। उसके बाद उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है जानते हैं? आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत, मतलब है कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से मतलब बहुत तेजी से जाते हुए तथा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड हमें दिखाई देता है उसी को उल्का कहते हैं। ठीक है, और ये उल्काएं जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण जल जाती है, और जलने से बचकर जो पृथ्वी में गिरते हैं उसको उल्कास्म कहते हैं। ठीक है, इतना तक समझ गए। अब उपग्रह क्या है जानते हैं हम लोग? उपग्रह जो है सो वो भी एक खगोलीय पिंड है। जैसे चंद्रमा तारा नहीं है, चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा जो है सो उपग्रह है। किसका उपग्रह है? हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। मतलब वो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर, ग्रह जो है सो सूर्य के चारों ओर, और उपग्रह है सो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और एक चीज और, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है सो चंद्रमा है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, अब उपग्रह जो है सो मानव निर्मित भी होता है। एक तो हुआ प्राकृतिक वाला, और मानव निर्मित भी होता है। तो यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जा एक कृत्रिम उपग्रह पिंड है। ठीक है, ये जो उपग्रह है सो कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पृथ्वी पर संरचना के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इन उपग्रहों को प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। प्रक्षेपण यान मतलब जो है सो जैसे नासा वाले हो गए, ठीक है, नासा वाले हो गए, इसरो वाले हो गए, ये सब बनाते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक जो है सो ये सब उपग्रह को बनाते हैं और इसको प्रक्षेपण यान द्वारा आकाश अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ठीक है, एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। इसे अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि है। ठीक है, इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग जो है सो रेडियो टेलीविजन, ठीक है, रेडियो टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं में किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो है सो विस्तार से देखते हैं। तो अब आप लोग कॉपी कलम निकाल लिए। अब हेडिंग लिखिए सौर मंडल। तो हेडिंग लिखिए सौर मंडल। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? एकदम आएगा। और अभी जब हम लिखाएंगे उसके बाद जब आप लिख लीजिएगा उसके बाद इससे कई गुना अधिक आपको समझ में आएगा। हाँ, एकदम हम जो बता रहे हैं एकदम लो पॉइंट से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हेडिंग लिखिए सौर मंडल। तो सौर मंडल में डैश करके लिखिए। सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है। सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य, सभी 8 ग्रह, उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्कास्म, धूमकेतु, अंतर्ग्रहीय धूल एवं प्लाज्मा इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिए हमारे सौर मंडल में सूर्य जो कि एक तारा है, उसके 8 ग्रह,
जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। इन 8 ग्रहों के लगभग 66 उपग्रह हैं और सौर मंडल का आकार जो है सो दस्तरी नुमा है, दस्तरी नुमा। ठीक है, सौर मंडल का आकार कैसा है? दस्तरी नुमा है। और मंगल एवं बृहस्पति ग्रह जो है, देखिए मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य कई हजार क्षुद्र ग्रह, उल्का, उल्काश्म, अंतर्ग्रहीय धूलकण तथा विद्युत आवेशित गैस पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य में। अब अगला हेडिंग डालिए सूर्य। तो सूर्य सौर मंडल का कुल द्रव्यमान के 99.85% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य के सतह का तापमान जो है तो 6000 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए। जबकि सूर्य पे पाए जाने वाला सौर कलंक अर्थात सन स्पॉट जो सूर्य का सबसे ठंडा भाग है, जो सूर्य का सबसे ठंडा भाग है, उसका तापमान जो है सो 1500 सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, आप लिखते जाएंगे। और सूर्य कलंक का औसत आयु है जो है, देखिए सूर्य कलंक का औसत आयु चंद दिनों से लेकर कुल महीनों तक होता है। ठीक है, प्रत्येक सूर्य कलंक के मध्य भाग को प्रथाया कहते हैं। ठीक है, और प्रथाया कहते हैं और प्रकाशित भाग को उपथाया कहते हैं। प्रकाशित भाग को क्या कहते हैं? उपथाया कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है तो सूर्य को कोर में परमाणु संलयन है। सूर्य के कोर में परमाणु संलयन है, जिनसे निरंतर ऊष्मा और प्रकाश की लपटें निकलती रहती है, जिनसे निरंतर ऊष्मा और प्रकाश की लपटें निकलती रहती है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि सूर्य हमें जो है सो प्रकाश कौन कौन से रूप में हमें देती है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सूर्य हमें प्रकाश इंफ्रारे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, परावैंगनी किरणें, एक्स रे, गामा रे, रेडियो वेव एवं प्लाज्मा के रूप में हमें प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, तो हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें पॉइंट करके लिखिए। तो पहला लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले सूर्य लिखिए। ठीक है, सूर्य के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्यास 13,32,000 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट, करोड़ का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। चौथा पॉइंट, घूर्णन अवधि जो है सो 25 दिन। सूर्य जो है सो इसका घूर्णन अवधि कितना है? 25 दिन। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम अपसोर जो है सो, मतलब अधिकतम दूरी में जो है सो 15.20 करोड़ किलोमीटर। ये कब आता है? 4 जुलाई को, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 जुलाई। और न्यूनतम उपसोर 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये कब आता है? 3 जनवरी को। हाँ, अब फिर आगे बढ़िए। अब हेडिंग डालिए, अब जो है सो हेडिंग डालिए ग्रह, प्लेनेट। तो डैश करके लिखिए, अभी हम समझे भी किए हैं, तो डैश करके लिखिए। सूर्य के 8 ग्रह हैं। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि ग्रहों के संबंध में
अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान के ग्रहों के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान के संबंध में 24 अगस्त 2006 ईस्वी में चेक साम्राज्य की राजधानी प्राग में कुछ निर्णय लिए गए। तो इसके अनुसार डेस्क कीजिए और पहला लिखिए। अब प्लूटो ग्रह जो है, ठीक है, लिखिए पहला पॉइंट। अब प्लूटो शास्त्रीय ग्रह नहीं रहा। शास्त्रीय ग्रह सिर्फ 8 हैं। कौन कौन है? लिखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ग्रहों की एक नई श्रेणी बनाई गई। नई ग्रह श्रेणी को बोने ग्रह के नाम से कहा गया। प्लूटो को इसी में रखा गया है। प्लूटो को इसी में रखा गया है। तीसरा पॉइंट लिखिए। 3 नए ग्रहों की बात कही गई। 3 नए ग्रहों की बात कही गई। ये हैं, फिर पॉइंट दीजिए। पहला सेरस, दूसरा कौन है? यूबी 313 जेनी, तीसरा सेरना। ठीक है, और चौथा बात क्या कहा गया कि ग्रहों के संदर्भ में नई परिभाषा तय की गई। चौथा पॉइंट लिखिए। ग्रहों के संदर्भ में नई परिभाषा तय की गई। उसमें मोटे मोटे 3 बात महत्वपूर्ण है। कितने बात? 3 बात। क्या है 3 बात? किसी भी ग्रह का आकार और गुरुत्वाकर्षण इतना हो कि वह गोलाकार हो जाए। ठीक है, वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसका स्वतंत्र परिक्रमा पथ हो। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए कि किसी भी और ग्रह के पथ के से किसी भी और ग्रह के पथ से वह मिलता ना हो। प्लूटो जो है सो प्लूटो इसी तीसरे शर्त पर ग्रहों की श्रेणी से बाहर हुआ है। तस्वीर में देखिए कैसे प्लूटो जो है सो इसका अंडाकार पथ जो है ना, तो नेपच्यून के परिक्रमा पथ को काटता है, तो उसको बाहर भगा दिया। मैं तो ग्रह के श्रेणी में रहने लायक नहीं है। ठीक है, तो लिखिए कि प्लूटो को इसी तीसरे शर्त पर ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया, बाहर हुआ। ये इसका अंडाकार पथ जो है सो नेपच्यून के परिक्रमा पथ को काटता है। नेपच्यून के परिक्रमा पथ को काटता है। अब आंतरिक ग्रह पीछे बतेवे किए हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो अब हेडिंग डालिए आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्या है? तो लिखिए डेस्क करके। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को रखा जाता है। ठीक है, इसका आकार बाह्य ग्रहों की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, इसका आकार बाह्य ग्रहों की अपेक्षा छोटा होता है। ठीक है, इसका जो है सो घनत्व अधिक होता है। इसका घनत्व अधिक होता है, पीछे समझे भी किए थे। और इनका निर्माण भारी पिंडों से हुआ है। अब दूसरा लिखिए बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह तो इसमें डैश करके लिखिए। इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को रखा गया है। ठीक है, इनका आकार आंतरिक ग्रहों की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक है, तथा इनका निर्माण गैसों हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर हुआ है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्रह के ओर। बोले थे ना एक एक ग्रह को हम स्पेशल देखेंगे। आप सिर्फ हमारे साथ एक्टिव रहिए। आप जो है सो इस चैनल के माध्यम से
आपसे जीएस में कोई बात नहीं करेगा, बात करने से संकोच करेगा। आप जो है सो इतने तेज हो जाएंगे जो कहने की बातें नहीं है, जितना हम बोले कम है। बस आप मेरे साथ चलते रहिए। अब हेडिंग डालिए बुध ग्रह, मरकरी प्लैनेट। तो पहला पॉइंट लिखिए, बुध सूर्य का सर्वाधिक नजदीकी ग्रह है। यहां दैनिक तपोत्तर अत्यधिक पाई जाती है। ठीक है, यहां दिन में तापमान 420 सेंटीग्रेड तक चला जाता है तथा रात में 180 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, मतलब दिन में 120 सेंटीग्रेड तक चला जाता है तथा रात में -180 सेंटीग्रेड तक, मतलब दिन में जो है सो पूरा बढ़ जाता है और रात में पूरा घट जाता है। ठीक है, -180 सेंटीग्रेड। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। ठीक है, मतलब सबसे नजदीक जो है सो एकदम 88 दिन में ये पूरा कर लेता है। ठीक है, तथा अपने अक्ष के चारों ओर 59 दिन में चक्कर जो है सो पूरा करता है। अपना अक्ष के चारों ओर जो है सो 59 दिन में पूरा करता है। पूरा करता है लिख लिए। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, बुध चंद्रमा के सदृश दिखाई देता है तथा यहां भी, तथा कहा, बुध ग्रह पर, तथा यहां भी जो है सो चंद्रमा की तरह बड़े बड़े पहाड़ ज्वालामुखी के मुंह हैं। ठीक है, इसका व्यास 1300 किलोमीटर है तथा यह सतह से 2000 मीटर तक ऊंचे पर्वतों से चारों ओर घिरा हुआ है। ठीक है, बुध का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो पृथ्वी के सापेक्ष लगभग बराबर है। पृथ्वी के घनत्व के बराबर है। ठीक, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का जो है ना, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं। अब अगला लिखिए शुक्र ग्रह, वेनस। तो शुक्र ग्रह में पहला पॉइंट लिखिए कि शुक्र ग्रह जो है सूर्य के दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है, परंतु द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह के रूप में चर्चित है। ठीक है, सघन वायुमंडल के कारण सबसे गर्म है तथा यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यह सुबह शाम दिखाई पड़ता है, अतः इसे मॉर्निंग स्टार एवं इवनिंग स्टार कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल के बूंदों के बादल पाए जाते हैं। अधिकतम सल्फर ज्वालामुखी पर्वतों से निकलती है। ठीक है, शुक्र ग्रह देख लिए। अब हम लोग पृथ्वी ग्रह की ओर आते हैं। तो पृथ्वी ग्रह को हम लोग विस्तार से देखेंगे। क्या विस्तार से देखेंगे? ये हम लोग का अपना ग्रह है, तो इसको विस्तार से देखते हैं। तो अगला लिखिए, सुनिए, पृथ्वी ग्रह हेडिंग डालिए। इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर से बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी ग्रह लिखिए अर्थ। तो इसमें डैश करके लिखिए, हमारा पृथ्वी आकार में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी में यह तीसरा ग्रह है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। अब अगला हेडिंग डालिए, इसमें और हम बताएंगे बाद में। अब हेडिंग डालिए मंगल ग्रह। ठीक है, मार्स। तो इसमें लिखिए, मंगल सूर्य का चौथा निकटतम ग्रह है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अक्रिय गैस पाई जाती है। इस ग्रह का सतह अत्यंत जटिल है।
इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इससे इसका रंग जो है सो लाल हो जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह का रंग जो है सो लाल है। ठीक है, क्यों लाल है? इसमें जो है सो इसके मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। इससे इसका रंग लाल होता है। ठीक है, देख लिए। अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है, मंगल ग्रह पर बड़े बड़े रेगिस्तान, ज्वालामुखी व पर्वत पाई जाती है। इसमें वेनिस वेल्यूमेरिन्स है। ठीक है, इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। अब आते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं। आकार में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। इसके 16 उपग्रह हैं। कहीं कहीं पर 65 और 79 का जिक्र है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका उपग्रह गैनीमीन, इसका उपग्रह जो है सो गैनीमीन सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे जो है मतलब वो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? वो है गैनीमीन। गैनीमीन है। और यूरोपा, कैलिस्टो अन्य उपग्रह हैं। यूरोपा, कैलिस्टो अन्य उपग्रह हैं। इसे शीत ग्रह भी कहते हैं। इसे शीत ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका औसत तापमान जो है सो -123 सेंटीग्रेड है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति पृथ्वी से 11 गुना भारी है। बृहस्पति जो है पृथ्वी से 11 गुना भारी है। अगला ग्रह लिखिए शनि। शनि लिखिए, डैश करके लिखिए। शनि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश सदृश ग्रह गैसों का गोला है। ठीक है, इसका सर्वाधिक उपग्रह तायस है। तायस। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसके चारों ओर मतलब शनि के चारों ओर सुंदर वलय पाए जाते हैं। इसकी संख्या 10 है। यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, शनि को समझ लिए। अब अगला जो है सो हेडिंग डालिए यरुण या यूरेनस। यरुण या यूरेनस। तो हम लोग देखते हैं अरुण यूरेनस में सब समझे भी किए हैं। अब डैश करके लिखिए, इसमें और समझ में आएगा। तो अरुण मुख्यतः मीथेन गैस से निर्मित है। इस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शल ने की थी। शनि की भांति इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इन वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, आपसी लाइन प्रमुख वलय हैं। शुक्र के साथ साथ यरुण की घूर्णन दिशा कक्षीय परिक्रमा घड़ी की सुई के दिशा में होता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ठीक है, अन्य ग्रहों व उपग्रहों का परिक्रमण घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में होती है। मतलब जो है यूरेनस का जो है सो परिक्रमण पथ जो है वो घड़ी के सुई के उल्टी दिशा में होती है। ठीक है, सॉरी, इसका जो है सो सीधे दिशा में होता है और अन्य ग्रहों की परिक्रमण जो है सो उल्टी दिशा में होती है। तो एक बार हम इसे फिर से रिपीट कर देते हैं। तो पैराग्राफ चेंज किए, उसके बाद लिखिए शुक्र के साथ साथ अरुण की घूर्णन दिशा
कक्षीय परिक्रमा घड़ी के सुई के दिशा में होता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है, ठीक है। अन्य ग्रहों व उपग्रहों का परिक्रमण घड़ी जो है सुई के उल्टे दिशा में होता है। परिक्रमण जो करती है वो घड़ी के उल्टी दिशा में करती है। अब अगला जो है सो हेडिंग डालिए वरुण या नेपच्यून, तो डैश करके लिखिए। इसकी खोज जो है सो 1846 ईस्वी में एडम्स और लेवियर ने की थी। इसे जलीय ग्रह एवं हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसके साथ कुछ मात्रा में मीथेन गैस भी पाई जाती है, ठीक है। मीथेन के कारण ही यह ग्रह हरा दिखाई देता है। अब अगला हेडिंग डालिए प्लूटो। प्लूटो में डैश करके लिखिए। अब यह बोने ग्रह के रूप में जाना जाता है। पहले हम समझेवे किए हैं, तो डैश करके लिखिए। अब यह बोने ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जो है तो पासिविर लायन अथवा क्लाइड टेनबेग ने 18 फरवरी 1930 को की थी प्लूटो की खोज, ठीक है। यह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं एवं अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी प्रदक्षिणा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती है। किनका? प्लूटो की। बोने ग्रह जानबे करते हैं, बतेवे किए हैं, तो इनकी भी चमक नहीं होती है एवं सूर्य के प्रकाश से ही ये प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ग्रह के समान उपग्रह का भ्रमण पथ जो है सो अंडाकार है, ठीक। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। मतलब इसमें हम लोग क्या देखें, प्लूटो को बोने ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसकी खोज जो है पासिविर लायन अथवा क्लाइड टेनबेग ने 18 फरवरी 1930 को की थी। इसका एकमात्र उपग्रह सेरोन है। यह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। कौन? उपग्रह जो इसका है सेरोन, एवं अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी प्रदक्षिणा करते हैं। ग्रहों के भांति इनकी भी चमकदार नहीं होती है एवं सूर्य से प्रकाश ये लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ग्रह के समान उपग्रह का भ्रमण पथ जो है सो अंडाकार होता है। बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अब आगे बढ़िए और हेडिंग लिखिए उल्का या उल्कास में, तो डैश करके लिखिए। पीछे समझाए हैं और अभी और समझ में आएगा, आपके दिमाग में पॉइंट पॉइंट घुसेगा, तो आप लोग आगे बढ़िए। पहले डैश करके लिखिए। अंतरिक्ष में घूमते धूल व गैस पिंड जब पृथ्वी के समीप गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं, ठीक है। तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं एवं पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें जो है सो उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन कुछ पिंड वायुमंडल से घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं। वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। किसके रूप में? चट्टानों के रूप में। इससे ही हम उल्कास्म कहते हैं। अब अगला हेडिंग डालिए पुच्छल तारा, ओमेट्स, तो डैश करके लिखिए। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैस के पिंड हैं,
ठीक है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरता है तो ये गर्म होकर इससे गैसों की फुहार निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। समान अवस्था में पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। समान अवस्था में जो है ना, तो पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अनेक धूमकेतुओं के नाम उनके खोजकर्ताओं के नाम पर रखा गया है। जैसे कौन है? टेम्पल 1, फोबर्स, डियरेस्ट, विनिल, होमस इत्यादि, ये सभी धूमकेतु हैं। तो फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 20वीं शताब्दी में अभी सबसे चर्चित कौन से धूमकेतु हैं जानते हैं? हैरी। हाँ, तो इसमें लिखिए 20वीं शताब्दी का सबसे चर्चित धूमकेतु हैरी है जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। पिछली बार कब आया था? पिछली बार 1986 में दिखाई पड़ा था। तो लिखिए, पिछली बार 1986 में दिखाई पड़ा था। अब अगला हेडिंग डालिए, अवान्तर या क्षुद्र ग्रह। तो इसमें डैश करके लिखिए, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के मध्य परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जिसमें सीरस, इजीर, पलास, जूनो, वेस्टा इत्यादि उल्लेखनीय है। क्षुद्र ग्रह हैं ये सब, ठीक है। इन पर वायुमंडल का पूर्णतः प्रभाव है। क्षुद्र ग्रह की अनुमानित संख्या जो है सो 40,000 माना गया है। अब हम लोग आते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यह पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा जो है तो पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। इसी से इसको पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। पृथ्वी से औसत दूरी इसका जो है, पॉइंट करके लिखिए, पृथ्वी से औसत दूरी 3.84 किलोमीटर। व्यास, अगला पॉइंट, 3478 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास से 1/4 1/4 भाग है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के भार का 1/5वां भाग, पृथ्वी के आयतन का 1/50वां भाग, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के तुलना में 1/6, ठीक है। घूर्णन अवधि 27 दिन 7 घंटा, ठीक है। मतलब अपने अक्ष में कितना समय में एक बार घूम लेता है? 27 दिन 7 घंटा। और इसका परिक्रमण अवधि भी जो है वो 27 दिन 7 घंटा। तो लिखिए, घूर्णन अवधि 27 दिन 7 घंटा और अगला पॉइंट, परिक्रमण अवधि 27 दिन 7 घंटा। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण की अवधि एक ही है, ठीक है। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का केवल आधा भाग ही हमें सदैव पृथ्वी की ओर रहता है और दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा का दूसरा भाग कभी भी पृथ्वी के सामने नहीं आता है, ठीक। जब पृथ्वी का प्रकाशित भाग प्रतिदिन, पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए, जब पृथ्वी का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है, और जब
चंद्रमा का प्रकाशित भाग, जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग बराबर घटता रहता है तो वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में 1.25 सेकंड लगता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए और लिखिए पृथ्वी से चांद की अधिकतम दूरी अपोजी, ब्रैकेट में लिखिए 4,06,699 किलोमीटर है, तथा निकटतम दूरी परजी, ब्रैकेट में लिखिए 3,56,399 किलोमीटर होता है। ठीक, चंद्रमा का केवल, आगे बढ़िए, चंद्रमा का केवल 59% भाग ही हमें दिखाई देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट, ठीक है, फैक्ट। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट, सबसे अधिक लंबा दिन रात शुक्र ग्रह पर होता है। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, साइरस सबसे चमकीला तारा है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी को हम लोग देखते हैं, पहले भी बताएं पृथ्वी के बारे में।